इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। उससे पहले पिछली वीडियो में जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कवर किया था, उसका एक सेगमेंट छूट गया था, वो कवर करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट संदर्भ ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर है अमंग बेटर क्वालिफाइड। तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या टेक्निकल एजुकेशन जिनके पास है उस ग्रुप में हायर है। और ये सेंसस 2011 का डाटा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, क्योंकि ये सेगमेंट जो एजुकेटेड यूथ का है वो अपने 5-6 साल एजुकेशन में लगा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में। तो एजुकेशन की वजह से वो उतने साल काम नहीं कर पा रहे, वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है थोड़ा सा हायर होगा। लेकिन दूसरा कारण जो गंभीर है, जो बुरा कारण है, वो ये है कि जो बेटर क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए मार्केट में अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं है और वो लोअर लेवल जॉब्स करना नहीं चाहते। लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसे पता है कि उसके पास तो अनस्किल्ड लेबर है, तो वो लेबर करते हैं और कमा के खाते हैं, इसलिए उनका एम्प्लॉयमेंट रेट हायर है। लेकिन बेटर क्वालिफाइड का कम है, क्योंकि वो एक ऐसी जॉब नहीं लेना चाहते जो उनकी एजुकेशन के बराबर ना हो। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के है 64%, ये 2021 का डाटा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन परसेंटेज का ये मतलब है कि किसी देश की अगर आबादी 100 है तो उसमें से कितने लोग वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर नहीं रहे, कर सकते हैं, मतलब कि जो वर्कफोर्स का एज ग्रुप है वो कितना है। तो ये हम काउंट करते हैं 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स। तो इसके बाहर दो ग्रुप्स बच जाते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट ग्रुप्स बोलते हैं। उनमें पहला ग्रुप है बच्चों का, जो कम उम्र के लोग हैं। तो वो तो जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र कम है। सेकंड है जो बुजुर्ग है। तो जो बुजुर्ग हैं वो भी जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो दोनों सेगमेंट है डिपेंडेंट। और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन अच्छी खासी क्यों है? क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में चल रहे हैं। तो ये फेज किसी भी कंट्री में आता है और इंडिया में ये फेज चलेगा 2020 से 2030 तक। तो वो इस फेज की पीक होगी। ये कब आता है? किसी भी कंट्री में जब बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है, और अच्छी हेल्थ की वजह से अच्छे हेल्दी यूथ किसी देश के पास होता है, तो तब डेमोग्राफिक डिविडेंड हम कहते हैं कि उस देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड का वक्त आ चुका है। तो इंडिया में भी बर्थ रेट कम है, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो नीचे जा रहा है क्योंकि बच्चे कम हैं। और यूथ पॉपुलेशन, जिन्होंने जन्म लिया आज से 15 साल पहले, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, वो तो लोग आज भी हैं। तो इसलिए वर्कफोर्स जो है वो ज्यादा हो सकती है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे तरीके से उसका जो बेनिफिट उठाना है सरकार ने या इंडिया ने, तो हमें सामाजिक तौर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स चलानी चाहिए, और बहुत सारी स्कीम्स सरकार चला भी रही है। उनमें से एक स्कीम है नरेगा, 2005 में आई थी ये। तो ये एक गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देता है एज अ बैकअप। जो पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं रूरल एरियाज में, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कवर करता है ताकि मिनिमम नीड्स लोग पूरी कर सके। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए बनाई गई हैं, जैसे स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो वो स्किल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं स्किल्स को, ताकि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में वो कम हो सके। हमारे जो यूथ हैं अगर वो स्किलफुल हो जाते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, तो वो जॉब मार्केट में अच्छे खासे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है सरकार, ताकि रोजगार देने वाले लोग इंडिया में हों और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। और मेक इन इंडिया स्कीम, इससे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया में जॉब्स प्रोड्यूस हो। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन।
आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अंडरलाइंग फाउंडेशन और बेसिक फ्रेमवर्क, मतलब किसी भी चीज का बेसिक फ्रेमवर्क। और इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? वो सारी बेसिक जरूरतें जिनके बिना जो देश है उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसमें रोड्स आ गए, रेलवेज आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए, पोर्ट्स आ गए, वाटरवेज, पावर सेक्टर, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर के दो फायदे होते हैं, इसका दो तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है। तो पहला तो डायरेक्ट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। जैसे कोई रोड बनी है तो उस रोड पे ढाबा बन सकता है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, पेट्रोल पंप आ सकता है, शॉप्स बन सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर डेवलप हो सकता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये फायदा होता है कि ये डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हायर करता है। जैसे अगर वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की बात करें, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वाटर बॉर्न डिजीजेस कम होंगे, कॉलरा वगैरह के जो केसेस हैं वो कम आएंगे। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा पॉपुलेशन को, हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन। इन इंडिया लैग करता है जो विषय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बाकी देशों की तुलना में कमजोर है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी वीक है, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम पीएम गति शक्ति स्कीम आई है, जिसे हम नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी स्कीम है जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आने वाले 5-10 सालों में। तो ये स्कीम आपने याद रखनी है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी और हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये सेक्टर्स को हमने पहले कवर नहीं किया पुरानी वीडियोस में। तो एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। इसमें कमर्शियल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल सोर्सेज आ गए। कमर्शियल हमारे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जो बिकते हैं। नॉन कमर्शियल सोर्सेज जैसे फायरवुड, लकड़ी इकट्ठा करके जो खाना बनाने के लिए यूज होता है, जहाँ एग्रीकल्चर वेस्ट है, गाय भैंस के गोबर से भी हम एनर्जी सोर्स ले सकते हैं। तो वो हो गए नॉन कमर्शियल सोर्सेज। और डिवीजन एनर्जी की है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो पहले से हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम। तो वो पहले से मौजूद है और उनको लंबे समय तक हम यूज कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो रिसेंटली आए हैं पिछले 10-20-30 सालों में और अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल पावर। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात करें इंडिया में, तो प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये इंक्रीज हुआ है। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक ये इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर में भी बिजली चाहिए। अभी एसी आ गए हैं, पहले कूलर आए, तो हाउस होल्ड्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अच्छी खासी बढ़ी है। माइक्रोवेव्स आए, जैसे एग्रीकल्चर में भी ट्यूबवेल्स वेल्स के लिए आए, इंडस्ट्री भी हमारी इंक्रीज हुई। तो इनका प्रपोर्शन बढ़ा है हमारी एनर्जी कंजम्पशन बास्केट में। और ट्रांसपोर्ट का डिक्रीज हुआ है एज अ प्रोपोर्शन, क्योंकि हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर तेजी से बढ़े हैं। और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें एफिशिएंसी आई है तो वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। तो ये हमारा कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन का एक पैटर्न है, ट्रेंड है 1950 से लेके अब तक। और एनर्जी सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का क्या स्थिति है सोर्स के हिसाब से? तो तकरीबन 60% फॉसिल फ्यूल से आता है, इसमें कोल का बड़ा हिस्सा है। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा है हाइड्रो सोर्स। तो हाइड्रो पावर 11.6% कॉन्ट्रीब्यूशन है। विंड और सोलर जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, उनका 10% और 14%। तो 14% सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और न्यूक्लियर का है लेस देन 2%। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो हमारा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। पेट्रोलियम और बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं
उनकी मात्रा हमें कम करनी होगी क्योंकि वो सस्टेनेबल भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके चैलेंजेस क्या हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है? एक तो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। दूसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, वो लॉसेस कवर नहीं कर रहे, वो लॉस में हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी प्राइसिंग पॉलिसी अच्छी नहीं है, सब्सिडीज दे रहे हैं, जो जिस तरीके का टैरिफ स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, इनएफिशिएंसीज होती हैं। फिर इंडिया में पावर टैरिफ काफी हाई है और हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली काफी हाई रेट्स पे दे रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नुकसान होता है। फिर पावर कट्स की बहुत समस्या है क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। रिसेंटली हमने पंजाब में देखा कि बिजली के कट लग रहे हैं। फिर थर्मल पावर प्लांट्स भी शॉर्टेज ऑफ कोल फेस कर रहे हैं, हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी हम डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमने कुंडनकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि प्रोटेस्ट कर देते हैं लोग कि ये हमारे बैकयार्ड में नहीं चलेगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हम नहीं लगाने देंगे। और जो रिन्यूएबल सेक्टर है जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे सोलर पैनल जो है वो चाइना से आते हैं ज्यादातर। आगे हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो हेल्थ फैसिलिटीज आ गई हैं हमारी, जैसे कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्सोनल आ गए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई जो दवाइयों का सेक्टर है। तो ये है हमारा हेल्थ सेक्टर। और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स लॉज बनाती हैं इस सेक्टर में। एक इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है जो पूरा हेल्थ प्रोफेशनल्स को और हेल्थ एजुकेशन को देखता है। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जो आर्टिकल 263 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें स्टेट्स और यूनियन इकट्ठे मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं। और इंडिया फ्यूचर में पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट कैडर बनाने की कोशिश कर रहा है जो कॉमन होगा सेंट्रल स्टेट्स के लिए। तो हम कैडर बनाने के लिए, एक सर्विस बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग हम रिक्रूट कर सकें हेल्थ और मैनेजमेंट के लिए हेल्थ सेक्टर में, जिसकी कमी है देश में। और कोविड 19 जो आया है एक बीमारी, तो उसने हमें हमारी जो वल्नरेबिलिटीज है उसको एक्सपोज कर दिया है कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना वीक है। पर जो कैपिटा हमारे बेड्स हैं वो कितने कम है, पर कैपिटा डॉक्टर्स हमारे बहुत कम है। तो हेल्थ सेक्टर में काफी हम वीक है, लैग कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिविजनल हॉस्पिटल्स आ जाते हैं सबसे ऊपर। उनके अंडर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, फिर छोटे हेल्थ सेंटर्स, रूरल डिस्पेंसरीज होती हैं, क्लिनिक्स होते हैं, फिर सब सेंटर्स होते हैं। तो एक हायरार्की काम करती है हमारी स्टेट्स में हेल्थ सेक्टर में। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी होते हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर या आयुष्मान भारत योजना के अंडर काम कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना ये भी जरूरी है कि हमारा इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन भी है, आयुष जिसे हम कह रहे हैं, तो इसकी एक अलग मिनिस्ट्री भी है। आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी को भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, एलोपैथी, वो तो है ही, लेकिन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को भी हम प्रमोट करते हैं। और इसमें आयुर्वेदा और योगा, ये इनका जन्म इंडिया में ही हुआ और इंडिया में ये डेवलप हुई, काफी फेमस भी हैं। तो योगा और आयुर्वेदा से आपने बाबा रामदेव का नाम काफी फेमस है, वो सुना होगा, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आयुष सेक्टर है, इसको भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर अगर हम हेल्थ इंडिकेटर्स कंपेयर करें हमारे नेबर से, तो चाइना और श्रीलंका से हम काफी पीछे हैं। बांग्लादेश हमें टक्कर दे रहा है और पाकिस्तान से हम ज्यादा बेटर नहीं है, इतना ज्यादा बेटर नहीं है। तो हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे काफी पोर हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी, इम्यूनाइजेशन कवरेज, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल्स, इन सभी में हम लैग करते हैं चाइना और श्रीलंका से। फिर एक समस्या है अर्बन रूरल डिवाइड। तो रिच वर्सेस पुअर हो जाता है कि रिच लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो एक अर्बन रूरल डिवाइड तो है ही।
इसमें रिच और पुअर का भी डिवाइड है कि पुअर सेक्शंस को हम कैसे डील करेंगे, और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स कम हैं, डॉक्टर्स भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। फिर जेंडर इश्यूज हैं हमारे हेल्थ सेक्टर के, जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी डिक्लाइन हुआ है। 2011 की बात करें और 1 से अगर कंपेयर करें तो हमारा सेक्स रेशियो एक्चुअली में डिक्लाइन हो गया। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और मेजोरिटी ऑफ मैरिड वुमेन है, 50% से भी ज्यादा, वो अनीमिया की शिकार है। तो हमारा न्यूट्रिशन लेवल काफी वीक है। तो ये रहा हमारा हेल्थ सेक्टर का कवरेज। और हेल्थ सेक्टर हमारा काफी लैग कर रहा है, इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है।